हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5। इसका पार्ट 1 जो है मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आज हम बाकी के टॉपिक्स कवर करेंगे। हमारा चैप्टर 5 है चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। तो बच्चों, ये मैं आपको न्यू बुक जो है आपकी क्यूरियोसिटी उसमें से पढ़ा रही हूँ। पूरा चैप्टर मैं इसमें आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। इसमें नेक्स्ट पार्ट जो मैं बनाया है वो क्वेश्चन आंसर्स का बनाया है, ठीक है। वो पार्ट 3 हो जाएगा। तो आप तीनों पार्ट्स देख लेना। इस चैप्टर के छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। आप बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं एसएसटी और हिंदी की। उसके लिए भी मैंने आपके लिए डिटेल वीडियोस बनाए हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बचा हुआ चैप्टर 5 चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। तो लास्ट टाइम हमने कंबशन पे ख़त्म किया था। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस। तो अब वो कह रहे हैं आपने फिजिकल चेंजेस देख लिए क्या होता है, केमिकल चेंजेस देख लिए कि उसके अंदर एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। फिजिकल चेंज के अंदर सब्सटेंस जो है वो सेम रहता है, उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाती है। तो अब वो कह रहे हैं क्या फिजिकल एंड केमिकल चेंज एक ही प्रोसेस में हो सकते हैं। व्हाट चेंजेस टेक प्लेस व्हेन कैंडल इज लिट, लेट अस एक्सप्लोर। जब आप एक कैंडल को जलाते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो अब उसमें देखते हैं हम। ये देखो, थिंक, पेयर एंड शेयर। लुक एट द फिगर 5.9, एनालाइज व्हाट स्टूडेंट आर डिस्कसिंग अबाउट द बर्निंग कैंडल। व्हाट डू यू थिंक। तो पहला बच्चा क्या कह रहा है, द वैक्स मेल्ट्स एंड इवेपोरेट्स। दूसरी कह रही है वैक्स मेल्ट्स, फ्लोस एंड सॉलिडिफाइज इन डिफरेंट शेप। जब कैंडल जलती है तो वो बोल रहा है कि वैक्स इवेपोरेट हो जाती है। दूसरा बच्चा कह रहा है कि नहीं, जो वैक्स है वो पिघलती रहती है और नीचे ड्रॉप ड्रॉप करके सॉलिडिफाई होके इकट्ठी हो जाती है। तीसरा बच्चा बोल रहा है आई थिंक द वैक्स बर्न्स एंड न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। वो बोलती है कि वैक्स बर्न हो रही है और कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। फिर चौथा बच्चा बोलता है मे बी द विक ड्रॉज अप द लिक्विड वैक्स। क्या पता जो विक है, जो विक जहाँ जो कैंडल में धागा लगा होता है ऊपर, उसको विक बोलते हैं, उसकी जहाँ से वो जलती है, ठीक है ना। तो मे बी द विक ड्रॉज अप द लिक्विड वैक्स। क्या पता वो विक अपने ऊपर वैक्स खींच रही हो। तो अब देखते हैं क्या होता है, व्हाट चेंजेस अकर व्हेन अ कैंडल बर्न। जब कैंडल जलती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट्स, इट is carried up the wick and evaporates due to heat of the flame. The vapor of the wax burns to produce flame. The melting of wax, its solidification and evaporation are physical changes. तो वो बोल रहा है कि इसके अंदर दोनों चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल भी हो रहा है, केमिकल भी हो रहा है। फिजिकल कैसे हो रहा है, आपकी कैंडल जो है वो पिघल रही है, ठीक है, और नीचे आके सॉलिडिफाई हो रही है, तो ये आपका फिजिकल चेंज हुआ। और दूसरा, आपकी जो वैक्स है इवेपोरेट हो रही है ड्यू टू हीट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम की हीट से वो इवेपोरेट हो रही है, तो ये भी दूसरा फिजिकल चेंज हुआ। अब क्या हुआ, द वेपर ऑफ द वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। और जो वेपर है वैक्स की वो बर्न हो रही है जिससे कि फ्लेम बन रही है। पहले हम इसमें देखते हैं फिजिकल चेंज कौन कौन से हैं। द मेल्टिंग ऑफ द वैक्स, जो मेल्ट हो रही है, नीचे जो सॉलिडिफाई हो रही है वो, एंड द इवेपोरेशन, ये तीनों फिजिकल चेंजेस हैं। द बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड इज़ अ केमिकल चेंज। तो वो जो वेपर जो बर्न हो रही है वो केमिकल चेंज है। दिस शोज दैट द बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो जो वैक्स के अंदर जो कार्बन होता है ना वो बर्न होता है, राइट। तो केमिकल चेंज भी हो रहा है, फिजिकल चेंज भी हो रहा है। तो ये कोई भी अगर आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, गिव एन एग्जाम्पल वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर अकरिंग टुगेदर, सो यू विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ अ बर्निंग कैंडल। और उसके अंदर आप बता देंगे ये तीन जो है मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड इवेपोरेशन, ये तीनों फिजिकल चेंज है, और जो वेपर बर्न हो रही है दैट इज़ अ केमिकल चेंज। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम पढ़ेंगे नो अ साइंटिस्ट। द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व हैज़ लॉन्ग बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर सेवरल साइंटिस्ट इंक्लूडिंग माइकल फैराडे, who made significant contributions to several areas of science. In the 19th century, Faraday delivered a series of lectures called Chemical History of a Candle. तो Faraday ने कैंडल पे बहुत रिसर्च करी हुई है। Faraday believed that the candle was the perfect object to introduce scientific study. Through it,
He discussed differences between various physical and chemical processes like melting, vaporization and combustion. तो उन्होंने सारे डिफरेंसेस देखे। तो इन जो हमारे माइकल फैराडे थे उन्होंने कैंडल के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी करी है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक, आर चेंजेस परमानेंट? क्या चेंजेस परमानेंट होते हैं? वन समथिंग हैज़ अंडरगॉन अ चेंज, कैन वी गेट इट बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म? क्या कोई भी अगर किसी भी चीज़ में चेंज आता है तो हम उसे ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा ला सकते हैं क्या? चलो देखते हैं। थिंक अगेन अबाउट ऑल द चेंजेस that we have discussed or talked about so far. In which of these can we get back the object or the substance in the form we started with? Record your observation in the table 5.2. तो हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ की हैं पेपर फोल्डिंग से लेकर आपके लास्ट एक्टिविटी तक कैंडल वाली, तो इसमें कौन से चेंजेस हैं जो हम दोबारा से ला सकते हैं? I mean, दोबारा से जो चीज़ से स्टार्ट किया था उसी चीज़ पे हम दोबारा उसको वापस ला सकते हैं। मतलब कौन से चेंजेस रिवर्सिबल हैं जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा अपनी ओरिजिनल चीज़ वापस पा सकते हैं, और कौन से चेंजेस इरिवर्सिबल हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहला मेल्टिंग आइस क्यूब्स। तो आइस क्यूब्स जब मेल्ट होते हैं तो क्या हम इसमें ओरिजिनल स्टेट वापस ला सकते हैं? जब वो मेल्ट होकर वाटर बन गई, यस, हम दोबारा वाटर को आइस क्यूब में बना सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल चेंज है। चॉपिंग वेजिटेबल, क्या आप एक बार वेजिटेबल कट करते हैं तो दोबारा उसको आलू बना सकते हैं पूरा? नहीं, दिस इज़ इरिवर्सिबल चेंज। बॉइलिंग वाटर, आप ने पानी को बॉईल किया तो वापस ठंडा हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो दिस इज़ रिवर्सिबल चेंज। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, जब आपने पॉपकॉर्न बनाए थे कॉर्न से, दिस इज़ ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज। आप दोबारा उसको कॉर्न नहीं बना सकते। तो ये चेंजेस आपको समझ में आया। कुछ चेंजेस इसमें हम रिवर्स कर सकते हैं जिसमें हमें ओरिजिनल चीज़ वापस मिल जाए, और कुछ चेंजेस हम रिवर्स नहीं कर सकते जिन्हें हम इरिवर्सिबल कहते हैं। रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस विद विच वी स्टार्टेड शोज दैट द चेंजेस वी ब्रॉट कैन बी रिवर्स्ड। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई रिवर्स्ड की, ठीक है, रिवर्सिबल चेंजेस की। मीन्स अगर आप किसी भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को जिससे हमने स्टार्ट किया था एक्सपेरिमेंट, उसको वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं तो इसको कहते हैं इट कैन बी रिवर्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आइस मेल्ट्स इट कैन बी रीफ्रोजन इनटू आइस। सिमिलरली, व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट कैन बी कंडेंस्ड बैक इनटू लिक्विड वाटर। However, some changes cannot be reversed since we cannot get the original object और सब्सटेंस बैक आफ्टर द चेंज। तो कुछ चेंजेस जो होते हैं रिवर्सिबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, चॉप्ड वेजिटेबल्स कैन नॉट रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल साइज एंड शेप, एंड मेकिंग पॉपकॉर्न कैन नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। तो वो भी नहीं चेंज हो सकती। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड इनटू दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड एंड दोज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो दो टाइप के अब आपके पास चेंजेस आ गए, ठीक है। पहले आए थे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, अब उसमें भी आ गए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आर ऑल चेंजेस डिज़ायरेबल? क्या सारे चेंजेस डिज़ायरेबल हैं? मतलब जो भी चेंजेस आपके अराउंड हो रहे हैं, क्या आप चाहते हैं वो चेंजेस हों? तो मैनी यूज़फुल चेंजेस कैन हैपन इन आर डेली लाइफ। बहुत सारे चेंजेस हैं जो यूज़फुल होते हैं, ठीक है, जो हमारी लाइफ में होते हैं डेली में। फॉर एग्जाम्पल, चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अब आपको कर्ड बनाना है मिल्क से तो वो चेंज हुआ, राइट, दिस इज़ ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज। आप कर्ड को दोबारा मिल्क नहीं बना सकते। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स मीन्स जब फ्रूट पक जाते हैं, है ना, तो वो भी चेंज हो रहा है। कटिंग ऑफ फ्रूट्स चेंज हो रहा है, फ्रूट की ओरिजिनल शेप और साइज़ चेंज हो रहा है। कुकिंग ऑफ फूड, फूड में आप जब कुकिंग करते हैं तो उसमें भी सारे चेंजेस आ जाते हैं। सो ऑल दीज चेंजेस आर डिज़ायरेबल चेंजेस। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डिज़ायरेबल चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू? तो मतलब ये तो सब वो चेंजेस हो गए जो हमें चाहिए, राइट। तो और कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आपके अराउंड हो रहे हैं और वो आपके लिए सही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं? तो आप अपने आप सोच के बता सकते हैं ना, जैसे पानी ठंडा हो रहा है, राइट, आपको ठंडा पानी पीना है, आप पानी बॉईल कर रहे हैं नहाने के लिए, वो डिज़ायरेबल चेंज है। या फिर आपने आपके घर में प्लांट्स लगाए, वो ग्रो हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो डिज़ायरेबल चेंज। ऑन द अदर हैंड, सम चेंजेस में भी अनडिज़ायरेबल। कुछ चेंजेस होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। कैसे?
जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन तो कोई नहीं चाहता ना, हमारे घर में जितनी भी लोहे की चीज़ें उनके ऊपर जंग लग जाए, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। या डीके ऑफ फूड ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, जब हम फूड स्टोर करके रखते हैं तो हम चाहते हैं वो लंबा चले, है ना, लेकिन वो तो डीके होगा ही, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आएंगे। सो ये कैसे चेंजेस हो गए? अनडिज़ायरेबल, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, हमें नहीं चाहिए। अ चेंज दैट इज़ अनडिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन मे बी डिज़ायरेबल इन अदर सिचुएशन। अब वो कह रहे हैं कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि एक सिचुएशन में तो वो डिज़ायरेबल है, मतलब ठीक हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन उस अगले सिचुएशन में वही चेंज अगर हो रहा है तो वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल हो गया। ठीक, कैसे? अब जब हमने कहा कि हमने फूड स्टोर करके रखा, वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर हुआ तो वो ख़राब होने लगा। अब ये ख़राब फूड जो है ये हमारे लिए अनडिज़ायरेबल चेंज हो गया। लेकिन जब यही ख़राब फूड दोबारा और डिकम्पोज होता है और उससे हम वो कन्वर्ट हो जाता है कॉम्पोस्ट में। कॉम्पोस्ट क्या होता है? ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है आपके लिए, ठीक है, जो हम प्लांट्स में डालते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो जब वो यही सड़ा हुआ खाना जब कॉम्पोस्ट में बन जाता है तो वो हमारे लिए एक डिज़ायरेबल चेंज हो गया, क्योंकि वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। Now some changes occurring over years due to human activity can have long term environmental impact। तो कुछ चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जो बहुत टाइम से ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में भी बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ फ्यूल्स इन द कार, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स। फ्यूल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कार्स में, ट्रेन्स में, एरोप्लेन्स में, किसी में भी। उसकी वजह से क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम का पूरा बैलेंस ख़राब हुआ है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आपको पता ही है हमारा पॉल्यूशन लेवल कितना ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से लंग्स की बीमारियाँ हो रही हैं ह्यूमन बींग्स में। दूसरा, ड्राइंग ऑफ अ पेंट ऑन वॉल्स, डोर्स या फर्नीचर रिलीज मैनी सब्सटेंसेस थ्रू इवेपोरेशन कॉजिंग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। अब जो पेंट वगैरह आप करते हैं फर्नीचर पे या फिर वॉल्स पे, तो उससे आपने देखा होगा एक अलग सी स्मेल आती है ना, और उसकी वजह से वो कुछ सब्सटेंस एमिट करते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, और वो जो इवेपोरेशन होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं हमारे लिए, राइट, और वो हमारी एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, अल्टीमेटली हमें बीमार करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सम स्लो नेचुरल चेंजेस, जो नेचुरली कुछ चेंजेस होते हैं धीरे धीरे, ठीक है, जिनका हमें पता नहीं चलता। जैसे सबसे पहले वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब कैसे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं और वो धीरे धीरे टूटते हैं, तो उससे छोटे रॉक बनते हैं, फिर बिल्कुल छोटे छोटे पेबल्स बनते हैं और उससे छोटे छोटे फिर सैंड पार्टिकल्स बन जाते हैं, तो इसे कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। Have you seen heaps of sand, soil and stones lying at base of the mountains as shown in figure? तो आपने देखा होगा जब माउंटेन्स बड़े बड़े होते हैं उनके नीचे पत्थर गिरे रहते हैं, कुछ बड़े साइज़ के, कुछ छोटे साइज़ के। These are called sediments, इन्हें हम sediments कहते हैं। How have they formed? तो sediments बने कैसे? ये कैसे बने? They are formed by physical changes that break up the large rocks into smaller pieces। तो धीरे धीरे बारिश हुई, सन आया, धूप हुई, तो बारिश क्या होती है? वो जब होती है तो जो आपके पत्थर होते हैं उनमें पानी वानी आ जाता है, जैसे उनमें पत्थरों में दरारें होती है तो उसमें पानी भर जाता है। फिर जब पूरी हीट आती है तो वो दरारें जो होती हैं और बड़ी हो जाती हैं, है ना। उसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, ये जब टेम्परेचर चेंजेस रॉक के ऊपर होते हैं उसकी वजह से पत्थर टूटने लगते हैं। जब वो टूट जाते हैं धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं और धीरे धीरे वो सैंड बन जाती है। ये आप देख रहे हैं फिगर में, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और उसके नीचे रेत पड़ी हुई है, सैंड है, छोटे छोटे रॉक्स हैं, ये सब दिख रहे हैं। और इसे एक बार रीड करते हैं। These are formed by the physical changes that break up large rock into smaller pieces। तो इसमें फिजिकल चेंज हुआ जिसकी वजह से बड़े बड़े रॉक्स जो हैं छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए। Temperature changes due to climatic condition, growing roots of the trees and even freezing of the water within the cracks in the rocks can cause them to break। तो आपको पता है टेम्परेचर चेंजेस जब होते हैं तो रॉक्स के अंदर जैसे क्रैक पड़ गए, ठीक है, जैसे ट्रीज़ वगैरह ग्रो कर गए, कुछ प्लांट्स ग्रो कर गए, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से रॉक्स में क्रैक हो गए, उसमें अब पानी भर गया, एकदम से अब कोल्ड हो गया, रेनी सीजन आया उसके बाद से एकदम कोल्ड हो गया, तो वो जो पानी था वो एकदम से फ्रीज हो गया उसके अंदर। फ्रीज होने की वजह से वो क्रैक और बड़े हो गए। फिर सन आया, फिर वो सब पानी निकला और धीरे धीरे इसी तरह से चेंजेस होते गए और क्रैक्स बड़े होके
बड़े होते रहे और वो पत्थर टूट गए। वाटर और केमिकल प्रेजेंट इन द वाटर कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द रॉक एंड कॉज केमिकल चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन। सो वर्टिकल या वाटर जो उसके अंदर आ जाते हैं वो पानी में पड़े रहते हैं, और कोई भी केमिकल जो है पानी में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो रिएक्ट कर जाती हैं रॉक के साथ और उसके अंदर उसकी वजह से केमिकल चेंजेस भी हो जाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सच केमिकल चेंज इज शोन इन फिगर 5.10b। यहाँ पर क्या हुआ, एन ओरिजिनली ब्लैक कलर्ड रॉक कॉल्ड basalt which contain iron has chemically changed to produce a red colored layer। तो अब यहाँ पे देखो सेकंड फिगर देख रहे हो, इसमें नीचे रेड कलर का कुछ आपको मटेरियल दिख रहा है। तो वो क्या हो गया, ये जो रॉक था ये ओरिजिनली आपका ब्लैक कलर का रॉक था और इसके अंदर आयरन प्रेजेंट था। अब क्योंकि आयरन है और इसको वाटर मिला और ऑक्सीजन मिल गई, तो उसकी प्रेजेंस में, वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन क्या बनाता है आपका, आयरन ऑक्साइड, जो कि रस्ट होता है और वो किस कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का। तो ये एक तरीके का रस्ट बन गया और जो रेड कलर की लेयर आपको यहाँ रॉक्स के नीचे नज़र आ रही है। समझ में क्या रिएक्शन हुआ, तो ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो गया। The red color is a result of the iron oxide produced when the rock surface was exposed for a long time to water or air containing water vapor. These physical and chemical changes in the rocks are collectively called weathering. So ये जो physical and chemical changes हुए rocks में, इसको हम weathering कहते हैं। अगर कोई आपसे weathering पे short note पूछेगा तो आप यही लिखेंगे, the physical and the chemical changes occurring in the rock is called weathering। और उसके बाद आप पूरा प्रोसीजर समझाएंगे अपना आंसर में कि किस तरीक़े से टेम्परेचर चेंजेस की वजह से द रॉक गेट्स, द बिग रॉक्स गेट क्रैक्स एंड दे when there is cold, the water in the crack freezes, which cause the rock to break, and this way the rock is converted into smaller particles and even sand. And then you can also give example of this black rock, okay, basalt, जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है और उसकी वजह से आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो दिस इज़ द केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज भी दिख गया जो टूट कर गिरे सैंड बन गया, और केमिकल चेंज भी दिख गया जो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बन गया। तो आपको पता है इरोजन क्या होता है? इरोजन बेसिकली एक फिज़िकल चेंज है और ये इरिवर्सिबल चेंज होता है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जैसे आपके रॉक के पेबल्स है, पेबल मतलब छोटे छोटे पत्थर, सॉयल और सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे आपने मान लो एक ग्लास ऑफ पानी लिया, उसके अंदर आपने कुछ सैंड वगैरह कुछ पार्टिकल्स मिला दिया और आपने उस पानी को ज़ोर से हिला दिया, ठीक है। जब तक पानी हिलता रहेगा वो उधर घूमते रहेंगे, लेकिन जब आपका पानी सेटल डाउन हो जाएगा, घूमना बंद कर जाएगा, तो जो आपके ये सब सैंड पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। तो इस जो नीचे सेटल हुआ इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही जब रिवर्स और ओशियंस ये सब बहते हैं तो ये अपने साथ सैंड को और ये सब पेबल्स, रॉक सब अपने साथ कैरी कर लेते हैं, लेकिन फिर जब ये शांत हो जाते हैं तो ये सब पेबल्स वगैरह नीचे इकट्ठे हो जाते हैं रिवर बेड पे, और इसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो आपने ज़रूर देखा होगा कि ऐसे सैंड और रॉक पेबल्स, सॉयल, सेडिमेंट्स जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं और मूव हो जाते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे बाय विंड या फिर वाटर। अब बहुत ज़ोरों से अगर हवाएं चलती है तो वो भी अपने साथ मिट्टी और पत्थर सब कुछ छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े नहीं, उड़ा कर ले जाती हैं, है ना। फिर वो जो पानी होता है वो भी जहाँ जहाँ बहता है वो अपने साथ, जब रेन होती है पानी बहता है वो अपने साथ भी ये सब उड़ा के ले जाता है, अपने साथ बहा के ले जाता है। तो ये सब पार्टिकल धीरे धीरे टूटते हैं और ये कॉज करते हैं आपका इरोजन। तो एक बार इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ते हैं। द सैंड इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक पेबल्स, सॉइल एंड सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड एंड फ्लोइंग वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन। तो इस प्रोसेस को पूरे इरोजन कहा जाता है। यह डेफिनेशन आप ज़रूर लर्न कर लेना। नाउ इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो लैंडस्लाइड के दौरान जो इरोजन होता है वो आपका फिजिकल चेंज है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ लैंडस्लाइड क्या होता है। सडन एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द रॉक, सॉइल या डेब्रिस डाउन द स्लोप ऑफ अ माउंटेन। तो कभी कभी आपने देखा होगा माउंटेन से पत्थर वगैरह सब गिरने लगते हैं अचानक से ही, है ना, तो उसे लैंडस्लाइड बोला जाता है। ये माउंटेन एरियाज़ पे ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई माउंटेन एरियाज़ पे जाते हैं तो उसके ऊपर एक नेट लगा रहता है सब माउंटेन्स पे, राइट। और नीचे जैसे कार्स वगैरह जाती हैं तो क्यों होता है कि ताकि कोई भी पत्थर टूट के किसी कार के ऊपर ना गिर जाए,
ठीक है। अब कॉजेज़ क्या होते हैं लैंडस्लाइड्स के? हैवी रेनफॉल, बहुत तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से पत्थर खिसक गए अपनी जगह से, है ना, सॉइल लूज हो गई और स्लिपरी हो गई। अर्थक्वेक्स या ट्रेमर्स दैट शेक द लैंड, अर्थक्वेक्स की वजह से भी हो जाता है, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से हो जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से तो होता ही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ काटना, माइनिंग करना, एंड स्लोप्स वगैरह, वहाँ पे रास्ते काट काट के ये लोग बनाते हैं ना, आपको जाना होता है हिली स्टेशंस पे वैकेशन के लिए, तो रास्ते भी तो चाहिए, तो वो सब रास्ते माउंटेन को काट के ही बनते हैं, तो उस प्रोसेस में भी पत्थर खिसक जाते हैं और धीरे धीरे ओवर द टाइम लूज़ हो जाते हैं और गिरने लगते हैं, जो कि लैंडस्लाइड का रूप ले लेते हैं। सो लैंडस्लाइड जो होते हैं दे आर अ नेचुरल डिजास्टर एंड दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद द इरोजन, क्योंकि दे इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ सॉइल एंड रॉक। तो इरोजन हो रहा है क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट हो रही है ना, आपकी सैंड और रॉक सब नीचे गिर रहे हैं। Landslides can cause serious damage to homes, roads and people in the hilly areas. तो लैंडस्लाइड्स वहाँ पर बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी डैमेज हो जाता है। अचानक से पत्थर गिरने लगेंगे तो सोचो कहीं भी गिर सकते हैं, वो कोई भी मर सकता है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है। अब रीड करते हैं इसको। इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। रिवर रॉक्स एंड पेबल्स ऑफन अपीयर स्मूदर ड्यू टू कॉन्स्टेंट इरोजन कॉज्ड बाय द फ्लोइंग वाटर। आपने देखे होंगे जो पानी के पास आपको पत्थर मिलते हैं वो कितने स्मूथ होते हैं, कितने सॉफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार पानी उनके ऊपर से मूव करता है, उनका कॉन्स्टेंट इरोजन होता रहता है, ठीक है, उसकी वजह से उसकी स्मूथनेस बढ़ जाती है। When the speed of the water or the wind decrease, such as in ocean or lake, the material transported during erosion settle down at the bottom. So धीरे जब स्पीड कम होती है आपके पानी की या जब विंड की स्पीड कम हो जाती है तो जो जो सामान उन्होंने कैरी किया होता है रॉक्स या पेबल्स वो सब उसके बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं सेडिमेंट। दीज सेडिमेंट्स हार्डन ओवर द टाइम टू बिकम न्यू रॉक्स। और यही जो सेडिमेंट्स होते हैं धीरे धीरे जमने लगते हैं, है ना, हार्ड हो जाते हैं और वो बड़े बड़े रॉक्स की फॉर्म ले लेते हैं। मोस्ट ऑफ दिस चेंजेस टेक्स प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड दे कैन नॉट बी रिवर्स। इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि इस चीज़ में हज़ारों साल लग जाते हैं। ना इन अ नटशेल अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे चैप्टर के, एक तरह का नोट्स हो गए। A physical change is one in which a substance or an object undergo change in its physical property and no new substance is formed। तो फिजिकल चेंज कौन सा है? जिसमें उसकी साइज, शेप वो सब चेंज होता है लेकिन वो जो सब्सटेंस है वो वैसा ही रहता है। एग्जाम्पल, जब आपने पेपर से फ्रॉग या फिर कोई भी ऑरिगेमी किया और उसके बाद अनफोल्ड किया तो आपको पेपर मिल गया, ये फिजिकल चेंज था। अ केमिकल, और वो रिवर्सिबल था, ठीक है ना, फिजिकल चेंज। सेकेंड, अ केमिकल चेंज इज वन इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें न्यू सब्सटेंस बन जाते हैं और उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि आपका रस्टिंग, वो एक एग्जाम्पल है आपका केमिकल रिएक्शन का। सब्सटेंसेस दैट अंडरगो कंबशन आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जो जो सब्सटेंसेस कंबशन हो जाता है जिनके अंदर, उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं, मतलब जो जल जाते हैं। हीट एंड लाइट आर गिवन आउट ड्यूरिंग द कंबशन। इस प्रोसेस में हीट एंड लाइट निकलते हैं। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा, ठीक है, इसे पढ़ लेना अच्छे से। The lowest temperature at which the substance can catch fire is called ignition temperature. Some changes can be reversed and some cannot. The changes which can be reversed are called reversible and which cannot be reversed are called irreversible. Some changes are desirable and some are not. Rocks undergo physical and chemical change due to weathering to form soil. तो इस process को weathering कहा जाता है। Erosion caused by flowing water and wind is a physical change. तो जो इरोजन हो रहा है आपका फ्लोइंग वाटर और विंड की वजह से, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में बताया। ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद बच्चों हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में। ये 2 वीडियोस मैंने आपके लिए बना दी हैं, ठीक है। तो आप बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो ज़रूर चेकआउट करो बच्चों, जैसे हिंदी की और साइंस की और आपकी SST की। आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करो
और क्लास 7 का मैं पूरा सिलेबस कराने वाली हूँ। आपको कोई अलग से चीज़ चाहिए, नोट्स या कुछ क्वेश्चंस MCQs वगैरह, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।